और V क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी अलग अलग हो सकता है। सेम रेटिंग होगी तो सेम भी हो सकता है तीनों में, लेकिन वो जितना नीचे वोल्टेज होगी वही क्या बच जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या थी, व्हेन द टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट कर देंगे, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिए तो ये आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये हम लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं, एमीटर में करंट आई है तो इसमें भी करंट क्या होगा, आई होगा, इसमें भी और इसमें भी आई होगा। इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें कितना होगा, इसमें ये सही कह रहे हैं, क्यों नहीं, करंट है अभी, सही कह रहे हैं। ये कौन कह सकता है ये गलत कह रहे हैं, ये 5 एम्पियर करंट था तो उन्होंने बताया यहाँ 5 एम्पियर आएगा, यहाँ 5 एम्पियर होगा, यहाँ भी 5 एम्पियर होगा। टेक्निकली सही है लेकिन एक्चुअल में गलत है, कोई भी नहीं जानता ना। सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए 0 करंट होगा। हमने कहाँ लगाया डॉट, ये ओपन सर्किट है, ऑफ है, ये स्विच ऑफ है। अगर हम यहाँ से पंखा चला बंद कर दें करंट जाएगा उसमें, है आएगा, करंट मार जाएगा हम की रखते ही, अब ही जाएगा। अब 5 एम्पियर है, इसलिए टेक्निकली रॉन्ग था। चलो एक्चुअली रॉन्ग था। ये सीरीज समझ में आ गया, करंट सेम रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब जगह अलग अलग हो जाएगी जितनी यहाँ होगी। अब इसके बाद अच्छा, इससे पहले हम रजिस्टिविटी के बारे में जो बताया था, उस रजिस्टिविटी के बेस पे ना मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी मटेरियल आर डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। एक होता है कंडक्टर, एक होता है रजिस्टर्स और एक होता है इंसुलेटर्स। ये 3 मटेरियल होते हैं। कंडक्टर कौन से होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। दोज मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज वेरी लेस, दे जनरली अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो रेजिस्टिविटी जैसे रेंज लिखी होगी, मुझे लग रहा है 10 की पावर -6 से थोड़ी कमी होती है, -8 -9 10 की पावर इतने ओम मीटर के करीब होती है। रजिस्टर कौन से होते हैं, दोज मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बीच की रेजिस्टिविटी होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। जितने भी अप्लायंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, वो सारे क्या माने जाते हैं, आपके रजिस्टर माने जाते हैं। जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, सारे यूज़ करने वाले जितने भी चीज़ें लगी होती हैं सारे क्या ये रजिस्टर्स ही मान के एक तरह से चलो। ठीक है, इनकी रजिस्टिविटी मतलब 10 की पावर माइनस शायद 6 से लेके कुछ आगे है, -2 है, पता नहीं, ऐसे ही है शायद। ठीक है, बट याद नहीं करनी आप, सिंपल बस ध्यान रख सकते हो थोड़ी थोड़ी। इंसुलेटर कौन से होते हैं, दोज मटेरियल हु रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, दे डू नॉट अलाउ टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। 10 की पावर 12, 10 की पावर 10, 10 की पावर 8, इस तरह से इनका रेजिस्टिविटी होती है। प्लास्टिक, वुड, ठीक है, पेपर, फैब्रिक, इतने सारे मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता है, वो सारे क्या माने जाते हैं, इंसुलेटर्स। ये जो पीवीसी, ये जो होता है ना ऊपर वाली जो कोटिंग होती है, ये क्या होती है, पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ठीक है, इसके अंदर से करंट पास नहीं होता। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज़ द इंसुलेटर। और इसके अंदर जो सेफ वायर होती है वो क्या माना जाता है? वायर कंडक्टर माना जाता है। वो किसका बना होता है? कॉपर वायर। ठीक है, तो ये 3 मटेरियल थे। अच्छा, एक और ध्यान रखना कि जो हीटिंग डिवाइस होते हैं, हीटिंग डिवाइस कौन से होते हैं? जैसे आपका टोस्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, ओवन हो गया, इनका जो मटेरियल है जनरली एलॉय का बना होता है। ठीक है, और ये भी बता दूं, जो मेटल होते हैं जनरली इनका ये ज़्यादातर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये जो रेजिस्टर्स होते हैं या तो कुछ मेटल होंगे थोड़े बहुत जिनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, या फिर ज़्यादातर एलॉय होते हैं। ठीक है, अब जितने हीटिंग डिवाइस है एलॉय के बने होते हैं देन द प्योर मेटल। क्यों बने होते हैं? वाई डू द हीटिंग डिवाइस मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल? तो इसके 2 रीज़न आपको लिखते हैं। पहला रीज़न है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि हीटिंग डिवाइस है तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी उनके अंदर, तो इतना जल्दी क्या नाम है ये मेल्ट नहीं होते। तो पहला रीज़न क्या होगा? दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, सो दे डू नॉट बर्न अवे एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं। दूसरा रीज़न क्या होगा कि इनका रजिस्टिविटी ना कंडक्टर से ज़्यादा होती है। रजिस्टिविटी मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना, क्योंकि कंडक्टर तो हीट प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं ना, ये तो सीधे इलेक्ट्रिक करंट को क्या है? पास करेंगे। समझ रहे हो? लेकिन रजिस्टिविटी में से इलेक्ट्रिक करंट क्या है? धीरे धीरे घिसड़ घिसड़ के फ्रिक्शन से पास होगा, तो हीट क्या करते हैं? ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या लिखोगे? दे हैव अ मोर रजिस्टिविटी देन द कंडक्टर दैट प्रोड्यूस द इनफ हीट या रिक्वायर्ड हीट। ठीक है, इनका रजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिक्वायर्ड हीट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जनरली हीटिंग डिवाइस मेड ऑफ एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। ठीक है, कॉपर वायर क्यों करते हैं कंडक्टर के में? क्योंकि दिन की रजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। दे कैन कैरी द करंट वेरी इजीली। ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे जो पीछे रजिस्टिविटी बेस्ड पर रह गए थे। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन के अंदर दूसरे टाइप की कॉम्बिनेशन करते हैं। वो कॉम्बिनेशन कौन सी है आपकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से ज़्यादा डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरीज की इतनी नहीं थी, लेकिन पैरेलल की आपको करनी है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है आपका कि व्हेन द 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन दे आर कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 और मोर रेजिस्टेंस का मतलब कि जैसे एक रेजिस्टेंस, एक हमने बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया, एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया, इस तरीके से, और यहाँ पर हमने ऐसे करके इस जगह पे बैटरी लगा दी। इस तरीके से हमने ये लगा दिया। यहाँ पर हमने कंबाइंड एमीटर लगा देते हैं, एक एमीटर। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, करंट आपका ऐसे जा रहा है इस तरीके से, इसके अंदर प्लस और ये माइनस, इस तरीके से करंट आ रहा है। ठीक है, करंट मार जाएगा, ऐसे ही सर्किट बनाते हैं हम। ठीक है, स्विच ऑन करते ही पूरे वायर में करंट नहीं फ्लो होगा, और पकड़ेंगे तो करंट नहीं मारेगा। हैं? पहले हमने प्लास्टिक की कर रखी थी ना, ये फिर कर दिया था हमने। अब प्लास्टिक में थोड़ा ही करंट मारेगा। चलो खैर, तो अब ये देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई। अब एक बात बताओ, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहेगी और क्या चेंज हो जाएगा?
करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, वोल्टेज क्या होगी, सेम रहेगी। ऐसे मान के चलो ये आपका कॉमन पानी की पाइप है अंडरग्राउंड वाली, जिसमें से पानी सप्लाई होता है आप, ठीक है। ये क्या है, आपका नल यहाँ लगा हुआ घर में ऊपर जा रहा है, सेकंड फ्लोर पे, डबल फ्लोर पे, जो भी है, ये सारी पाइप अलग अलग जा रही है और यहाँ से बंद कर रखा है इसे, समझ रहे हो। तो आप एक बात समझो कि अगर पानी क्या नाम है यहाँ टंकी में भरा हुआ है इस जगह पर और इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली यही पानी तीनों में अलग अलग बढ़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि तीनों की जगह सेम जाएगा, अलग अलग जाएगा। क्यों जाएगा अलग अलग? क्योंकि किसी की पाइप बड़ी हो सकती है, किसी की मोटर छोटी हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है। सेम होंगी तो सेम जाएगा सबका, लेकिन ये जो पानी यहाँ भरा होगा यही क्या हो जाएगा, सब जगह बढ़ जाएगा। तो पानी फ्लो का मतलब क्या हो गया, करंट बढ़ रहा है, यहाँ से करंट ही जा रहा है सब जगह अलग अलग पाइप में, समझ रहे हो। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो तीनों पे प्रेशर सेम होगा, जितना प्रेशर यहाँ से डाला जाएगा वही ये प्रेशर फील करेगा, वही ये करेगा, वही ये करेगा, समझ रहे हो। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है आपका, वोल्टेज। प्रेशर का मतलब क्या है, तो यही ध्यान रखना है कि वोल्टेज तो सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसका उल्टा है जो हमने पहले बताया था जस्ट, ठीक है ना। तो अब वोल्टेज V है, तो करंट जब अलग अलग हो जाएगा तो हमें तीनों के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर अलग अलग लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया, एक यहाँ पर एमीटर लगा दिया, एक यहाँ पर एमीटर लगा दिया, ये A1, ये A2, ये A3, जिसमें से करंट इसमें I1 हो रहा है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, बट तीनों के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ये I, यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो इसके अंदर भरा हुआ था। टंकी ये वाली है ऊपर जो लगने वाली है, समझ रहे हो। तो अब क्या है, क्या होगा कि मान लो लेट 3 रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर सबका सेम होगा, सिंगल लगा सकते हो, लगाना चाहो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। वोल्टीमीटर सबकी रीडिंग सेम होगी। तो लेट द 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड with a battery of voltage V. I1, let I1, I2 and I3 current is flowing through R1, R2 एंड R3, ठीक है। टोटल करंट मान लो क्या है, I है, और टोटल रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इसका वो मान लेते हैं R है, तीनों को मिला के क्या है ये R है। तो सबसे पहले I इज इक्वल, देखो I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस, क्योंकि ये I यहाँ पे जो पानी टंकी में रखा था वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब जगह, ठीक है। तो इसका जो टोटल है टंकी में जो पानी था वो तीनों के बराबर होगा। अब क्या होगा कि I इज इक्वल बाई ओम्स लॉ से क्या होता है, क्या होगा, I इज इक्वल क्या होगा, V अपॉन I1 इज इक्वल क्या होगा, V अपॉन R1, क्योंकि V तो सेम है तीनों में। I2 क्या होगा, V अपॉन R2, I3 क्या होगा, V अपॉन R3। मेरा आज फिर एब्सेंट है ना, V अपॉन R3। आगे देखेंगे हम, ये भी लगा दिया करेंगे स्टैंड, घर से ही ट्रेंड किया करेगी, फिर आधी से ज़्यादा छुट्टियाँ मारती है वो। तो I3 इक्वल क्या होगा, V अपॉन R3, ठीक है। अब ये वैल्यू डालो इसमें, तो V अपॉन R
इज इक्वल वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर इज इक्वल क्या होगा, वी कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, वन अपॉन आर वन प्लस, अगर वी से वी काट देते हैं तो वन अपॉन आर इज इक्वल क्या आ गया, ये इसकी डेरिवेशन है, ध्यान रखना किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। किधर रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें आर इज इक्वल क्या था, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसमें वन अपॉन आर इज इक्वल क्या होगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं जब भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, ठीक है ना। अब इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका नुकसान क्या है। तो सबसे ज़्यादा इसके फ़ायदे ही देखेंगे हम। जो उसकी लिमिटेशन थी ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। पहली लिमिटेशन क्या थी इसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, नहीं पहली क्यों नहीं होता था, इसकी पहली लिमिटेशन क्या थी कि अगर उनमें से एक भी अप्लायंस क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इट स्टॉप द वर्किंग ऑफ बाकी डिवाइस, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं होता। अगर ये बटन ख़राब हो गया है बाई चांस, हमारा ये बटन ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी अप्लायंस काम करना बंद कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। अब कैसे होगा कि मान लो अगर ये मान लो स्विच मैंने यहाँ पर अगर मान लो ये की लगा देता हूँ इस जगह पर, ये वाली की लगा दी, और ये इसके बाद ये फूक गया, मान लो ये ख़राब हो गया, ये जो बल्ब लगा तो ख़राब हो गया, तो अब इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर करंट बनना बंद हो जाएगा, आगे तो जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब वही वाली बात है ना कि मान लो, बात है नहीं भी, अगर मान लो कि जैसे ये 4 बंदे हैं और 4 बंदों में से इनके घर का मोटर ख़राब हो गई, तो बाकी तीनों के घर में पानी नहीं आएगा, आएगा ही आएगा भाई, कि उनकी मोटर तो सही चल रही है। तो वैसे ही है, अगर एक पंखा ख़राब हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी, चलती रहेंगी आपकी। 2 ख़राब हो गए तो बाकी तीसरी चलती रहेगी, ठीक है। तो पहला तो ये होगा वर्किंग मतलब क्या नाम है, फेलर ऑफ एनी डिवाइस डू नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइस, ठीक है। अगर एक कोई चीज़ फेल हो जाती है तो बाकी चीज़ फेल नहीं होती, वो काम करती रहेंगी। दूसरा क्या एडवांटेज हो सकती है, जैसे मैंने पहले ये बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सभी को क्या मिलेगा, करंट सेम मिलेगा। करंट सेम मिलेगा, जो हाई डिवाइस वाला अप्लायंस है वो अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो छोटे वाले में भी ज़्यादा जाएगा, तो वो तो क्या नाम है, ख़राब हो जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन इसमें नहीं होता पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है कि दे गेट देयर करंट अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग के हिसाब से करंट, जैसे अगर बल्ब है तो बल्ब के बराबर ही करंट जाएगा इसके अंदर, इधर साइड में, समझ रहे हो, इधर साइड
ये बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? हाँ भाई तुम बताओ, इसमें वोल्टेज कितनी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस सौम्या, तुम बताओ चलो। ये क्या लिखा है? तो इसमें कितनी होगी? फिर तो इसमें भी 24 होगी, इसमें भी 24 होगी, इसमें भी 24 होगी। बस वही तो है ना, पता ही नहीं चल रहा तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं हो रहा। ये 24 क्यों होगी इसमें? क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में सेम रहती है। क्या इसमें भी 24 होगी? इस पूरे में 24 होगी, लेकिन इसमें 24 क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, ये बढ़ जाएगी। कौन सी कॉम्बिनेशन है ये दोनों आपस में? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर इसमें 24 वोल्ट है तो करंट कितना आएगा? करंट थ्रू R1 क्या होगा? I इज इक्वल V अपॉन R1, यानी 24 डिवाइडेड बाई 12। कितने एम्पियर करंट है इसमें? 2 एम्पियर करंट। समझ रहे हो? अब अगर हम इसमें वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें करंट कितना है। अब क्योंकि इस सीक्वेंस को मैंने ऐसे लिखा दिया, भाई ये सिंगल बना करके क्या कर दिया था मैंने? 2 कर दिया था। अब ये दोनों आपस में कौन से सीक्वेंस में? सीरीज। सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। तो पहले आप इसमें करंट निकालो कितना जाएगा। अगर इसमें करंट पता चल गया तो फिर तो वोल्टेज बड़ा आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पर कितना वोल्ट है यहाँ पर? ठीक है, आर तो आपको दे रखा है। अब वो करंट कैसे निकालोगे इसके अंदर से? भाई इस टोटल का पूरे का कितना रेजिस्टेंस आया था? पूरे का रेजिस्टेंस कितना आया था? कितना था? यहाँ देखो आर एस कितनी वैल्यू थी? पूरे का कितना था? 4 था। समझ रहे हो? तो इस पूरे सर्किट में आर कितना आएगा? यानी करंट थ्रू R1 R2 कैसे निकालेंगे हम? कि I इज इक्वल आ जाएगा, I मान लो S मान लो, I S इज इक्वल आ जाएगा V अपॉन में R S, V अपॉन में R S। V टोटल कितना था? पूरे को मैंने पैरेलल में मान लिया, पूरे को मिला करके सिंगल मान लिया था। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका? 4 था, ये 4 था। तो 6 एम्पियर करंट आ गया। इसका मतलब इसमें भी 6 एम्पियर है और इसमें भी। अब हमें इसमें निकालना है वोल्टेज, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ना 2 ओम रेजिस्टेंस में तो निकालना है ना। इसमें से कितना रेजिस्टेंस क्या जाएगा? 2 ओम में से R2, जिसे हम R2 लिखेंगे, R2। तो V इज इक्वल V2 इज इक्वल क्या नाम है? I इंटू IS इंटू R2। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया? 12 वोल्ट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, टोटल वोल्टेज कितनी है? 12 किस में आ गया? तो इसमें भी कितना होगा? देखो सेम है नहीं है, तभी तो दोनों में सेम वोल्टेज हुई। लेकिन यही वाली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, टोटल मिला के तो 24 ही बनेगी ना। इसमें 12 चली गई, इसमें क्या आ गई? 12 आ गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है स्कूल के अंदर
और ये तभी कर पाओगे जब आपको एक एक चीज़ पता हो कि कौन सा करंट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है। समझ रहे हो? इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है इतना जल्दी आसान नहीं आने वाला।